गया था, सेंट्रल में वापस आता है। मैं नाइट्स टेम्पलर से अलग हो गया था और मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि 2 साल पहले ही बीत चुके थे। 2 साल एक छोटा समय है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पिता बदल जाएंगे। लेकिन मैं अकेला था जो बदल गया। उपन्यास को याद करते हुए लुसियन ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। अब समय आ गया है कि वह शूरवीरों के आदेश से अलग हो जाए और घर से भागकर भटकने लगे। लुसियन ने लाल धागे की ओर देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, केवल एक संबंध था। ऐसा नहीं है कि अच्छे दोस्त शब्द कहीं से भी आ गया। हेंट मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। दूर जाओ, कार्सन ने भौहें सिकुड़ी और अपनी आवाज मजबूत की। मेरी ताकत अन्य पुजारियों से अलग है। तुम इतनी दूर यहाँ क्यों आए? हेंट ने कार्सन के प्रश्न पर एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और फिर कार्सन के कान में फुसफुसा कर कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि लुसियन उसे ठीक से सुन नहीं सका। लुसियन की नजरें स्वतः ही रसेल की ओर मुड़ गईं। क्या आप जानते हैं कि देर से आने वाले क्रोनिया नाइट्स क्या करते हैं? उद्धरण डॉट 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 आह। जब शूरवीर पहले इकट्ठे हुए थे, शेन कहीं नहीं था और शूरवीर उस पर नजर रख रहे थे, है ना? मैं एक गिरे हुए जादूगर के आगमन के साथ शेन पर ध्यान नहीं दे सकता था। कार्सन ने नाराजगी जताई और जल्द ही हेंट के साथ रहने चले गए। हाँ हाँ, एक भूत के रूप में मुझे सुनना चाहिए। लुसियन की नजर पड़ते ही रसेल दीवार के पार चला गया। क्या तुमने उन्हें देखा? कार्सन ने अविश्वास से पूछा। सटीक रूप से बताऊं तो मैंने तुम्हें अकेला देखा। हेंट ने अपनी आवाज थोड़ी कम कर दी। जब कार्सन ने उसकी ओर देखा तो हेंट ने अपने मुंह का एक कोना ऊपर उठाया। मुझे भोज समाप्त होने तक रुकने दो। क्या ये झूठ था जब तुमने कहा था कि तुम भोज में शामिल होगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस घर पर कुछ परेशानी थी। कार्सन ने उसकी ओर दयनीय दृष्टि से देखा। तुम्हें पता है, घर पर वह चाहता है कि मैं पुजारी बनूं, है ना? लेकिन मैं शूरवीर बन गया। क्या आपका फोन फिर से कट गया? ओह, मेरे पिता ने फिर से नाइट्स पर दबाव डाला। नतीजा ये हुआ कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरा काम तमाम हो गया। हेंट ने एक लंबी सांस छोड़ी। तो मैंने थोड़ा हंगामा शुरू कर दिया। क्या तुमने हवेली नष्ट कर दी? पागल, तुम एक अच्छी हवेली क्यों नष्ट कर रहे हो? तब क्या? मैंने अपने पिता की पसंदीदा तलवार चुरा ली। हेंट ने धीरे से अपनी कमर से तलवार खींच ली। ब्लेड पर उकेरे गए पैटर्न को देखकर कार्सन के माथे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि त्रिया परिवार के मुखिया को दी गई तलवार थी। पागल कमीना! कार्सन के लंबे अनुभव से मिली अनुमति को स्वीकार करते हुए हेंट ने उत्साहित स्वर में कहा। मैं बाजार में इधर उधर देख रहा था और मैंने आपके शूरवीर का पीछा किया जो अकेले घूम रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया क्योंकि यह बहुत अजीब था। मूल सिद्धांत ये था कि शूरवीर दो दो के जोड़े में चलते थे। वह गाड़ी पर चढ़ गया और किसी से मिला। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का परिवार है क्योंकि गाड़ी का कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन उसमें से बदबू आ रही थी। क्या आप असली गंध की बात कर रहे हैं? हाँ, यह एक परफ्यूम की तरह था जिसे छोटे बच्चे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा और मीठा। मुझे ठीक से नहीं पता। अगर आपको सही गंध का पता चल जाए तो मैं आपको रहने की अनुमति दे दूंगा। कार्सन बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। चलो रुको कार्सन। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लुसियन ने अपना चेहरा पकड़ लिया। मैंने रसेल के माध्यम से दोनों लोगों को बात करते हुए सुना। ताज़ी मीठी खुशबू। क्या टेला को पता है कि यह गंध क्या है? लुसियन ने घड़ी की ओर देखा।
मैंने आज टेला से मिलने का निर्णय किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं भोज में व्यस्त हो जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि उस धातु के बक्से में क्या है जिसे स्ट्रॉ और हेलोन चुराने का प्रयास कर रहे थे। अब उससे मिलने का समय हो गया है। इस आदमी पर ध्यान मत दो, लुसियन। आराम करो। कार्सन ने अपना मुंह लुसियन के सामने खोला, जो अभी भी सामने के दरवाजे के पास खड़ा था। हाँ, भाई और हेंटनेम, कृपया आराम करें। हेंट, जो कार्सन का पीछा कर रहा था, लुसियन की बात सुनकर रुक गया। भाई इतने भिन्न कैसे हो सकते हैं? धन्यवाद, लुसियन। मुझे आशा है कि आप भी अच्छी तरह आराम करेंगे। ओह, और यह हंगामा। मुझे इसके लिए खेद है। हेंट थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। युवा मालिक, आपको बहुत दूर से आने में बहुत परेशानी हुई। फिर हम आपको आपका कमरा दिखा देंगे। जब स्थिति अंततः शांत हो गई, तो विला का प्रबंधन करने वाले बटलर ने लुसियन से बात की। ये लुसियन को देखने का उसका पहला मौका था, इसलिए ये स्पष्ट था कि बटलर घबराया हुआ था। मेरा अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर जाऊंगा। मेरे भाई को पहले से ही पता है, इसलिए मैं बाद में मार्गदर्शन लूंगा। लुसियन बहुत थका हुआ नहीं था क्योंकि वह अकेले नहीं आया था, और वह वैगनों और फाटकों के माध्यम से आराम से केंद्रीय भाग तक आ गया। फिर भी, मैं आपको बताने जा रहा था क्योंकि मैं भूल गया था। रसेल मुस्कुराया और धीरे से लुसियन को कोहनी मार दी। मुझे याद आया। कोलाहलयुक्त। लुसियन ने दरवाजा खोला और अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि टेला कौन है? ह्यूम ने धीरे से पूछा। लुसियन ने अपनी आवाज कम कर ली और रुक गया। क्या ये टेला के साथ सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं है? लुसियन का एकमात्र मित्र। इस समय लुसियन के स्थान पर रसेल ने उत्तर दिया। खुद ही देख लो। ओह, बहुत हैरान मत होइए कि लुसियन एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। रसेल अपनी दोनों बाहें मोड़कर हंसने लगा। तारांकन, बहुत दिनों बाद मिले, मेरी लेडी। लुसियन की चमकदार मुस्कान ने ह्यूम की पुतलियां हिला दी। देखिए, मैंने कहा था कि आप आश्चर्यचकित होंगे, ह्यूम। रसेल ने लुसियन की ओर अपना अंगूठा ऐसे उठाया जैसे उसे इससे तृप्ति ही न मिल रही हो। अपने आसपास की हलचल के बावजूद लुसियन ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा स्थिर रखा। बहुत दिनों बाद मिले, युवा स्वामी। आप कैसे हैं? टेला भी खिलखिलाकर मुस्कुराए। हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको सेंट्रल तक आने में बहुत परेशानी हुई है। मैंने आपको यहाँ मिलने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि युवा मास्टर को एक शांत जगह पसंद आएगी, लेकिन अगर आपको असहजता महसूस हो तो कृपया मुझे बताएं। नहीं, मुझे यह इसलिए पसंद है क्योंकि यह शांत है। लुसियन गंभीर था। ये बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने पूरी दुकान किराए पर ली थी और इसीलिए अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था। युवा मालिक के लिए धन्यवाद, मुझे उस बैंक को फिर से चलाने का अवसर मिला जिसे मैं पहले प्रबंधित करता था। लुसियन ने अपनी हंसी दबा ली जब उसे पता चला कि टेला ने अपने पत्र में जो खोया अवसर लिखा था वह प्रबंधकीय नियंत्रण की बहाली थी। चम्मच का आकार उसके अनुमान से काफी बड़ा था। ये काफी नमकीन होना चाहिए था। लुसियन टेला के साथ किए गए सौदे से संतुष्ट था। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, युवा स्वामी? क्या ये प्रबंधन की बहाली नहीं है? ये सिर्फ प्रबंधन की बहाली नहीं है। आपके शुक्रगुजार होने की वजह से मुझे लॉर्ड के पद के लिए खुद को चुनौती देने का एक और मौका मिला है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुसियन ने अपना मुंह खोला। प्रबंधन अधिकार और परिवार के मुखिया की स्थिति अलग अलग थी। अब ये सिर्फ एक चम्मच नहीं रह गया। युवा स्वामी, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। टेला कृतज्ञता से मुस्कुराया। लुसियन को अंततः टेला की उसके प्रति कृपा का एहसास हुआ।
वह उसके लिए मोक्ष की रेखा की तरह था। तो क्या मैं अभी अपनी लेडी से मदद ले सकता हूँ? लुसियन ने यह अवसर नहीं गंवाया। ओह, क्या हमें पहले कुछ स्वादिष्ट ऑर्डर करना चाहिए? लुसियन को जल्द ही याद आ गया कि यह एक मिठाई की दुकान थी। बातचीत को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ आदेश देना होगा। अच्छा, टेला ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। ऐसा लगता है कि मिठाई आपका लक्ष्य मुझसे ज्यादा है। लुसियन ने टेला की चमकती आंखों को देखते हुए कहा। ऐसा नहीं है। ओह, क्या वह लोमड़ी युवा मालिक की पालतू है? जब टेला ने अपनी उंगली से उसके पीछे की ओर इशारा किया, तो लुसियन ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। तुम बाहर कब आए? रत्ता उत्साह से अपनी सीट से उछल पड़ी। रट्टा मांस और मिठाई के लिए अच्छा है। यह अभी अभी निकला। मेरा मतलब है, जब टेला ने आपसे पूछा कि क्या आपको कुछ स्वादिष्ट ऑर्डर करना चाहिए। रसेल ने हंसते हुए स्पष्टीकरण दिया। लुसियन ने अपनी रिश्ती हुई आंख को रोकते हुए जवाब दिया। ये सही है। यह मेरी लोमड़ी है। मैंने पहले कभी काली लोमड़ी नहीं देखी। तुम बहुत प्यारी हो। हे, रत्ता सुंदर है। टेला की प्रशंसा सुनकर रट्टा ने अनियंत्रित रूप से अपनी पूंछ हिलाई। मैं उसे ले जाऊंगा। ह्यूम को रट्टा के सामने आने से एक अच्छा बहाना मिल गया है, क्योंकि वह पद छोड़ने का समय चूक रहे हैं। नहीं, इसे छोड़ो और नीचे इंतजार करो। लुसियन ने अपना हाथ उठाया और ह्यूम को रोकने के बाद उसे दूर भेज दिया। मेरी हमदम। टेला, जो रट्टा के कारण विचलित थी, लुसियन की आवाज सुनकर दंग रह गई। हाँ, मुझे मिठाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, मेरी महिला, इसे ऑर्डर करें। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? टेला ने मना नहीं किया और वेट्रेस को बुलाकर डरावनी नजर से मेनू दिखाया। ये और ये ले लो। ओह, काले होठों का प्रलोभन। और क्या ये भोजन नहीं है? मिठाई। लुसियन और रसेल टेला की अजेय उंगलियों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। 8 से अधिक आदेश सुने गए। लुसियन ने टेला के ऑर्डर खत्म करने का इंतजार किया। लुसियन मुद्दे पर आ गया। मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ, मेरी महिला। मुझे बताओ। टेला की आवाज चमकदार थी। ऐसा लग रहा था कि यह मिठाई का असर था। पिछली बार ल्यूटियन बैंक में जो हुआ था, उससे संबंधित एक बात में मुझे मदद चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जिसे ठीक से नहीं संभाला गया? जैसे ही पिछली घटना सामने आई, टेला ने उत्साहित होकर पूछा। नहीं, ये व्यक्तिगत जिज्ञासा है। लुसियन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद है कि उस समय लुटेरे मेरा सामान लगभग छीन ही ले गए थे? मुझे याद है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय ल्यूटन बैंक में जो धातु का बक्सा रखा हुआ था, उसमें क्या है? ओह, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। हाँ, यह मामला सिर्फ डकैती का नहीं था। एक बैंक के भाड़े के सिपाही की हर मिनट की हरकतों को पकड़ने के लिए ये काफी सावधानी से किया गया था, और यहाँ तक कि एक बाधा जादूगर का भी इस्तेमाल किया गया था। हम ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। टेला ने अपने साथ लाया हुआ बैग ढूंढा। जल्द ही उसने डेटा लुसियन को सौंप दिया और खेद प्रकट किया। मैं आपको डेटा देना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये बैंक के विश्वास का मामला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां देखें। नहीं, मेरे अनुचित अनुरोध के बावजूद ऐसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुसियन ने धन्यवाद देते हुए कहा। रसेल, जो अभी भी सुन रहा था, जल्दी से अपनी बाहें रगड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। हाँ। लुसियन ने धीरे धीरे डेटा को पलट दिया ताकि रसेल अच्छी तरह देख सके। अब रसेल की अच्छी याददाश्त उधार लेने का समय आ गया था।
दास व्यापारी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था? लुसियन ने डेटा को देखा और सोचा। यह एक अज्ञात दास व्यापारी था जिसने स्ट्रॉ और हेलोन को धातु का बक्सा लाने का आदेश दिया था। उसने जो झुमके पहने थे, ये बालियां दुनिया में अकेली थी क्योंकि रसेल ने इन्हें बनाया था। दूसरे शब्दों में, यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे एक जादूगर ढूंढ सकता था, क्योंकि झुमके पहनने वाला एकमात्र व्यक्ति जादूगर है। अगर यह मंदिर की तरफ चला गया तो लुसियन उस भयानक कल्पना से कांप उठा। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? टेला की आवाज सुनकर लुसियन ने डेटा को संक्षेप में रख दिया और अपनी आंखों से मुस्कुराया। कुछ नहीं। लुसियन ने पुनः डेटा को देखा और जब उसे कुछ दिखाई दिया तो वह रुक गया। ये चीज यहाँ क्यों है? लुसियन की आंखें एक कंगन में बंद थीं। लार्वेस के आंसू नामक ये कंगन ईश्वर की वस्तु कहे जाने वाले पवित्र से अधिक बेहतर नहीं था, लेकिन इसमें प्रकाश की शक्ति थी। ये भी एक ऐसी वस्तु थी जिसे मुख्य पात्र हेंट ने बाद में प्राप्त किया था। यहाँ घूमते घूमते तुम्हें ये चीजें क्यों मिल जाती हैं? जब लुसियन ने कंगन को देखा तो रसेल भी उसी तरह उसे देखता रहा। ब्रेसलेट होना अच्छा है। रसेल के उदासीन शब्दों को सुनकर लुसियन एक क्षण के लिए झिझका और फिर मालिक की ओर देखने लगा। मालिक? हाँ। लुसियन ने जब मालिक के बगल में एक्स का निशान देखा तो उसने टेला से पूछा, आपके बगल में लगे इस चिन्ह का क्या मतलब है? ओह, इसका मतलब है कि अब उस वस्तु का मालिक बैंक है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मालिक मर जाता है। टेला धाराप्रवाह बोलता रहा। जब हम किसी जादुई वस्तु के माध्यम से किसी वस्तु को पंजीकृत करते हैं, तो हम उसके जीवन या मृत्यु की पुष्टि करने के लिए उसके स्वामी के मन को पंजीकृत करते हैं। क्या उनका कोई कार्यक्रम था? लुसियन की आंखें नवीनता से चौड़ी हो गईं। वैसे भी, जब मालिक की मृत्यु हो जाती है तो हम आपके द्वारा पहले बताए गए पते पर आइटम लेने के लिए एक पत्र भेजते हैं। यदि आप 5 पत्र भेजे जाने के बाद भी आइटम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। टेला ने लुसियन की नज़र कंगन पर से फिर नहीं हटाई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंगन उपहार में दे दूंगा। क्या मैं अभी भी? लुसियन ने पूछने में संकोच किया। उस कंगन के साथ, मैं निश्चित रूप से पुजारियों की मार के बिना प्रकाश के प्रतिरोध को बढ़ा सकता था। बेशक, मुझे खुशी है कि मैं युवा स्वामी की दयालुता का बदला चुका सकता हूँ। फिर भी, मेरी माँ सोच रही थी कि हमें आपको किस तरह का उपहार देना चाहिए। एक उपहार, बस आपका विचार ही धन्यवाद के लिए पर्याप्त है। लुसियन ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया, मानो उसकी कोई भौतिक इच्छा ही न हो। हाँ, रसेल की तीखी आवाज पीछे से आई। नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगा ताकि भोज समाप्त होते ही मैं विला में आ सकूं। टेला ने लार्वेस के आंसू का उच्चारण ऐसे किया जैसे उस पर भाप बन गई हो। अच्छा लग रहा है। लुसियन ने डेटा को और अधिक खंगाला और उसे टेला को दे दिया। धातु के बक्से में रखी सभी वस्तुएं अलग अलग थीं, और यह अनुमान लगाना कठिन था कि वे क्या ढूंढ रहे थे। मुझे खुशी है कि मुझे ब्रेसलेट मिला। मुझे नहीं पता था कि आपको सहायक उपकरण पसंद आएंगे। लुसियन ने अपनी लगभग फूटने वाली हंसी को रोक लिया। उसने सोचा कि यदि रसेल को पता चल गया कि वह कंगन क्या है तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दूसरा क्या है? टेला ने अपने पैर हल्के से हिलाते हुए पूछा। तारांकन नहीं। सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों की आवाज सुनकर रत्ता के कान खड़े हो गए। यह मिठाई है। मिठाई। रत्ता की पसंदीदा मिठाई। खाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा? लुसियन ने रत्ता को देखकर मुस्कुराया। बढ़िया विचार है। टेला भी संतुष्ट था। तारांकन। सुक्की सुक्की। टेला ने अपनी कलाई पर इत्र रगड़ा और उसे सूंघा।
उसकी आंखें हिली और शीघ्र ही वह मुस्कुरा उठी। ये सही है। ये वाला। टेला ने लुसियन को एक दिल के आकार का परफ्यूम दिया जो गुलाबी रंग का था। क्या ये वो ताजगी भरी मीठी खुशबू है? लुसियन ने अपने चेहरे को एक हल्के बोझिल इत्र के कंटेनर में विकृत कर लिया। हाँ, इस परफ्यूम का नाम है लुकिंग एट यू। यह इन दिनों इस खुशबू वाला एकमात्र परफ्यूम है। क्या आप इसे सूंघना चाहेंगे? खैर, यह मेरी चाय का प्याला नहीं है। जैसे ही रसेल को सुगंध महसूस हुई, वह पीछे हट गया। रट्टा की खुशबू अच्छी है। आह, मुझे उस आइसक्रीम की खुशबू आ रही है जो मैंने पहले खाई थी। रत्ता ने अपनी लंबी नाक फैलाते हुए अपने होठों को चटकाया। क्या इसकी गंध ऐसी ही है? जैसा कि रट्टा ने कहा, लुसियन की गंध आइसक्रीम के समान थी। लुसियन को लगा कि नाक की नोक पर हल्की नारंगी गंध होना एक रहस्यमय गंध है। वैसे भी गंध को न जानने से तो ये जानना कहीं बेहतर था। वह आदमी जिससे शेन की मुलाकात हुई, वह अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए जानबूझकर भोज में आएगा। तारांकन। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सूरज डूब चुका था। लुसियन टेला की गाड़ी के पास गया और उसे विदा किया। आज आपकी सारी मदद के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे भी इसमें मजा आया। मुझे लगता है कि अब हम करीब आ रहे हैं। टेला मुस्कुराया और गाड़ी में चढ़ गया। ठीक है, मैं कल भोज में आपसे मिलूंगा। हाँ, मैं कल मिलूंगा। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, लुसियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पीठ मोड़ ली। युवा स्वामी, क्या मैं अब हमला कर सकता हूँ? ह्यूम ने बगल से देखा और पूछा। अभी तक कोई नहीं। लुसियन ने अपना सिर हिलाया। विला से निकलने के कुछ समय बाद रसेल ने बताया कि उसका पीछा किया जा रहा है। वहाँ 4 लोग हैं। इस बार हत्यारों को असली विस्काउंट होराउ ने भेजा था। लुसियन को रसेल के माध्यम से दुश्मन की पहचान पता चल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भोज सूची में लुसियन क्रोनियक का नाम देखने के बाद इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी। होराव के सबसे बड़े बेटे ने ही इस योजना का नेतृत्व किया था। होराव अपने बेटे के कारण चाहे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह ऐसा लापरवाह काम नहीं कर सकता था। वह संभवतः इसी शहर में है। लुसियन ने स्वाभाविक रूप से लोगों को चकमा दिया और जानबूझकर शहर से बाहर निकल गया ताकि उसके दुश्मन खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सके। क्यों? जब तक उसे लगा कि वह शहर से कुछ हद तक अलग हो गया है, तब तक लुसियन ने ह्यूम को फोन किया। हाँ, युवा स्वामी, क्या तुम जानते हो लोगों को कैसे मारना है? हाँ, मुझे पता है। हाँ, वे आज यहीं मरते हैं। लुसियन ने चलते हुए रुककर उन्हें देखा। वह समय जब सूर्य लुप्त हो जाता है और अंधकार छा जाता है। इससे पहले कि दुश्मन आगे बढ़ पाता, लुसियन ने उन्हें तुरंत अंधेरे में धकेल दिया। मार डालो। लुसियन के आदेश पर ह्यूम आगे बढ़े। तारांकन। आप लेट है। लुसियन को कार्सन की आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कार्सन उसके कमरे के सामने इंतजार कर रहा होगा। बटलर जो आगे चल रहा था आश्चर्यचकित हो गया। एहे, रत्ता को आश्चर्य नहीं हुआ। रत्ता एकमात्र ऐसी थी जो मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वह आनंद ले रही हो। कार्सन को देखते ही बटलर चुपचाप पीछे हट गया। मैं देर से आया क्योंकि मैं रात के बाजार में घूमने गया था। ये सच था। लुसियन ने अपने शरीर से खून की गंध मिटाने के लिए जानबूझकर रात्रि बाजार में रुक गया। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कार्सन के प्रश्न से लुसियन चौंक गया। कार्सन के सामने आपकी चालें काम नहीं करती। रसेल व्यंग्यात्मक था, लेकिन वो सही था। लुसियन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे खून की गंध भूत जैसी आएगी। लुसियन ने अपना सिर हिलाया। मैं अनाड़ी हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक क्रोनिया हूँ। ठीक है।
सो जाओ। कार्सन ने मुड़कर हॉल से नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया। लुसियन भी अपने कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने बेरहमी से अपने कपड़े उतारे तो रसेल झिझका और उससे बोला, वैसे ओह अध्यापक, हाँ, मैं एक क्रोनिया हूँ। मैं सीमा पर पला बड़ा हूँ। मैं युद्ध देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, हालांकि मैंने कभी तलवार नहीं उठाई। मैं लोगों को मरते हुए देखने का आदी हूँ। लुसियन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। वैसे कल मुझे लगता है कि मुझे इसे खत्म करना होगा। चारों में से एक की मृत्यु से पहले उसने लुसियन के समूह को उस सराय के बारे में बताया जहां विस्काउंट होराउन का सबसे बड़ा बेटा रह रहा था। ये बहुत बुरा है। मैं इसे तोड़ने के लिए तलवार चलाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। क्या तुम उसे मारने जा रहे हो? रसेल ने धीरे से पूछा। उसका इरादा उसे रोकने का नहीं था, बल्कि यदि लुसियन स्थिर रहता तो वह उससे आग्रह करता। नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। लुसियन ने बेपरवाह स्वर में रट्टा को सहलाया। उसे मरना ही चुनना होगा। तारांकन, ये रात को नहीं बल्कि सुबह 10 बजे शुरू हुआ, क्योंकि ये दिव्य पशु के जन्म का उत्सव था। लुसियन सुबह जल्दी उठ गया जब मुर्गे अभी तक नहीं रोए थे और उसने खुद को नौकरानियों को सौंप दिया। उन्हें एक पुतले की तरह खड़ा होना पड़ता था क्योंकि उन्हें अपने शरीर के चारों ओर सैकड़ों सजावटी वस्तुएं फिट करनी पड़ती थीं। अपने बालों को इस हद तक कंघी करना पड़ता था कि सिर टूट जाए, और अपने जूते बदलने पड़ते थे। लुसियन ने बमुश्किल गाड़ी पर चढ़ने के बाद आह भरी। दिव्य पशु को देखने के लिए सड़कें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं और 4 लेन वाली सड़क के एक तरफ गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। यह अलग बात है क्योंकि आप एक उच्च पदस्थ रईस हैं। रसेल ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा जब उसने पंक्तिबद्ध गाड़ियों को देखा, जबकि क्रोनिया की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। बहुत लंबा समय गुजर गया। लुसियन की नींद घुड़सवार के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनकर खुली। अंततः भोज का समय आ गया। लुसियन गाड़ी के दरवाजे से आती हुई सूर्य की रोशनी को सूंघते हुए जमीन पर उतर आया। ये बहुत बड़ा है। भोज का स्थान राजधानी के ग्रेट लाइट मंदिर में था। उस विशाल प्रकाश मंदिर को देखकर मेरे पैरों में दर्द होने लगा, जो इतना बड़ा था कि उसे महल कहा जा सकता था। वाह, रत्ता को ये जगह पसंद नहीं है। लुसियन की छाया में रत्ता ने धीमी आवाज में कहा। चूंकि उसने प्रकाश सहन करने की क्षमता प्राप्त कर ली थी, इसलिए रत्ता भी प्रकाश प्रतिरोधी बन गया। हालांकि रत्ता का खराब मूड एक ऐसी समस्या थी जिसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। मुझे मतली और भारीपन महसूस हो रहा है। लुसियन ने धीरे से उसकी हालत देखी। भले ही उनमें प्रकाश के प्रति प्रतिरोध था, फिर भी वे प्रकाश में घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है, इसलिए इसे धीरे धीरे मारो और बाहर निकल जाओ। लुसियन ने रसेल के शब्दों पर सिर हिलाया, लेकिन उसकी भावना अलग थी। उद्धरण ... मैंने सुबह 2 और राचो पी ली तो मैं कितना अधिक प्रतिरोधी हो पाऊंगा। उन्होंने अपनी अफवाहों को बदल दिया, अपनी सहनशीलता बढ़ाई और अभिजात वर्ग से जानकारी हासिल की। भोज 3 दिन तक चला, इसलिए चुनने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। मैं यहाँ लंबे समय तक रहूंगा। लंबे समय तक। वैसे यह मंदिर है। रोशनी थोड़ी कम है। क्या भोज की वजह से ऐसा है? रसेल ने अपना सिर झुकाया। मंदिर के चारों ओर बहुत कम रोशनी है। कार्सन भी गाड़ी से उतरा और रसेल की तरह कुछ कहा। क्या रोशनी कम है? लुसियन ने पूछा। यह इतना छोटा है कि यह ग्रेट लाइट टेम्पल के नाम पर फिट नहीं बैठता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए खतरनाक नहीं है। आप अपना वादा नहीं भूले हैं, है न लुसियन?
भोज में आने से पहले कार्सन ने वादा किया था कि वह उनकी स्वतंत्रता की गारंटी देंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं नहीं भूला हूँ। मेरी सुरक्षा पहले आती है। ठीक है, पिछली बार की तरह बिगड़ेल बछड़े की तरह मत भागो, बस मेरे पीछे आओ। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। क्या? खैर, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। लुसियन कराह उठा और कार्सन के पीछे चला गया। लुसियन और कार्सन के पीछे शूरवीर और सेवक थे, जिनमें शेन भी शामिल था। शूरवीरों और सेवकों की संख्या से अभिप्राय एक कुलीन व्यक्ति की शक्ति से होता था, और जितने अधिक शूरवीर और सेवक होते थे, उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति होने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। लेकिन कार्सन के सामने यह बात मायने नहीं रखती थी कि वहां कितने शूरवीर और सेवक थे। कार्सन क्रोनिया, जिन्हें नोवियो के बाद सीमांत का शासक कहा जाता है, बहुत से कुलीन लोग उसके चेहरे को नहीं जानते थे। क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड कार्सन क्रोनिया का पीछा कौन कर रहा है? कार्सन के एक कुलीन युवक ने सावधानीपूर्वक पूछा। जब नया स्वामी अधिक शक्तिशाली हो गया तो स्वाभाविक रूप से शाही परिवार परेशान हो गया। ये भी आश्चर्यजनक था कि क्रोनिया, जो देश के मध्य भाग में बहुत कम आता था, भोज में आया, लेकिन कार्सन के पदचिन्हों पर चलने वाला एक अजीब लड़का लगातार दिखाई देता रहा। युवा अभिजात वर्ग, जो एक पल के लिए बात करना बंद कर दिया, लुसियन को घूर कर देखने लगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आई। शायद लुसियन क्रोनिया का दूसरा बच्चा। उस समय एक दुबले पतले कुलीन युवक ने सावधानीपूर्वक इसे उठाया। जल्द ही यहाँ वहाँ हंसी फूट पड़ी, मानो किसी आदमी पर हंस रहे हो। अरे, क्या तुम दिन के उजाले में नशे में हो? ये कैसा है लुसियन? इसे फिर से देखो। उसने अपनी पीठ पर हुड पहना हुआ है। अगर वह पहले ही पागल हो गया होता तो आप उसे यहाँ भेजने के लिए क्या करते? दुबले पतले युवक ने रईसों की बातचीत पर अप्रसन्नता से पूछा। क्या कोई कारण है कि क्रोनिया का दूसरा बच्चा यहाँ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या ये कुलीन वर्ग के लिए अपमान की बात नहीं है? शायद वह किसी जादूगर के जादू से मोहित हो गया था। शापित होने की कहानी यूं ही नहीं है। उसने तो कहा था कि वह अपना कमरा ही नहीं छोड़ेगा। क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वह इतनी दूर यहाँ तक आए? कुलीन युवक खिलखिलाकर हंसने लगे और उस दुबले पतले कुलीन युवक को ऐसे देखने लगे मानो कोई दिलचस्प तमाशा हो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उसकी रक्षा न करो। अगर तुम कुछ बुरा नहीं सुनना चाहते हो। युवा अभिजात वर्ग के लोगों ने कार्सन का पीछा किया और दुबले पतले अभिजात वर्ग को चेतावनी दी। तुम मूर्ख हो। दुबला पतला कुलीन युवक भी उन पर हंसा और चला गया। ठीक खेलना। लुसियन ने अपनी खर्राटों को रोकने से नहीं रोका। वह चलते समय ही फुसफुसाहटें सुन सकता था। लुसियन ने अनजाने में अपना हाथ उठाया और रुक गया। आज वहां वह हुड नहीं था जिसे वह हमेशा अपने सिर पर पहना करता था। इसकी चिंता मत करें, रसेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम ही हो जो सबसे ज्यादा परवाह करते हो। लुसियन मुस्कुराया जैसे कि वह ठीक था। ग्रेट लाइट मंदिर तक जाने का एकमात्र रास्ता 8 लेन वाली सड़क के बराबर है। आसमान साफ था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह सूर्य के नीचे चमक रहे महान प्रकाश मंदिर के आकार में असीम रूप से छोटा होता जा रहा है। मैं तुम्हारे पीछे था। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं और दूर दूर तक देवदूतों के आकार की पत्थर की मूर्तियां हैं, ताकि महान प्रकाश मंदिर के शांत वातावरण में कोई खलल न पड़े। चूंकि बगीचा अच्छी तरह से प्रबंधित रेचोस से भरा था, लुसियन ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक और खा सकता हूँ। संकल्प। रसेल ने उसे भूत जैसा कहा, शायद उसके मन की बात पढ़कर।
जब लुसियन कार्सन के पीछे पीछे अंदर गया तो वहां पहले से ही कुलीन लोग मौजूद थे, जिन्होंने एक छोटी सी सभा शुरू कर दी थी। कार्सन। हेंट की आवाज सुनकर कार्सन का चेहरा बिगड़ गया। लुसियन ने भी गहरी सांस ली। कार्सन ने हेंट की ओर देखा और कहा, तुमने कहा था कि तुम नहीं आओगे। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या यह मेरे लिए एक मौका है। इस बार मैं उसे एक शूरवीर के रूप में पकड़ने की कोशिश करूंगा जो अपने पिता की सांस तक नहीं पहुंच सकता। उदाहरण के लिए क्रोनिया। आप नहीं कर सकते। कार्सन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। हेंट ने प्रकाश की शक्ति का उपयोग किया। उसकी योग्यता चाहे जो भी हो, नोवियो उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। मुझे पता है, मैंने इसे अभी फेंक दिया। हेंट ने अफसोस से अपने होंठ चटकाए। He soon greeted Lucien. सुप्रभात, लुसियन। हाँ, सुप्रभात। लेकिन क्या आपका यहाँ आना ठीक है? हेंट ने उत्सुकता से लुसियन की ओर देखा। अगर निर्दयी कार्सन ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर किया है तो मुझे कोई संकेत दो। मैं इसका ध्यान रखूंगा। लुसियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा। क्या ये खतरनाक नहीं है? दुर्भाग्य से यहाँ आना सुरक्षित है। अगर मैं स्थिर खड़ा रहा तो मेरा मांस उन लोगों द्वारा नोचा जा सकता है जिन्हें कुछ भी नहीं पता। क्या आपको लगता है कि मुझे ये सहना होगा? आप। हेंट को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो। यह इतना भारी था कि यह विश्वास करना कठिन था कि ये शब्द एक ऐसे लड़के के थे जो अभी वयस्क नहीं हुआ था। कार्सन को चिंतित होना चाहिए। लुसियन ऐसा कैसे कह सकता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है? किसी कारण से हेंट बहुत चिंतित था क्योंकि उसे कोई हिचकिचाहट नहीं दिख रही थी। लेकिन अब बहुत हो गई बातें। कार्सन ने हेंट की बात बीच में ही रोक दी। कार्सन की इस चेतावनी पर कि अब और बात न करें, हेंट ने अपनी टिप्पणी समाप्त की। सोचो, मैं तुम्हें बहुत देर तक पकड़कर बैठा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। फिर लुसियन हेंट के साथ थोड़ा झुका। ये रहा। लुसियन ने हेंट को बुलाया जो जाने वाला था। लाल धागा उसके सिर से जुड़ा हुआ था। कल रात को नाश्ते के समय भी मैं इस बात पर परेशान था कि उस धागे को कैसे काटा जाए। लेकिन कुछ समय पहले मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। उपन्यास में हेंट और लुसियन के बीच संबंध खराब है। लुसियन द्वारा दिया गया अभिशाप हेंट के परिवार सहित केंद्रीय क्षेत्र पर हावी हो गया। तो क्या ये पर्याप्त नहीं है कि मेरे और हेंट के बीच संबंध खराब न हो? लुसियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि की। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपको भाई हेंट कह सकता हूँ? चीज। डोरी को इस तरह खींचा गया था मानो वह उत्तर बता रही हो। मैं तो सही। लुसियन ने अपने मुंह के कोनों को नहीं रोका जो अपने आप ऊपर उठ गए थे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हेंट ने जल्दबाजी में अपना आश्चर्य छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था। लेकिन जल्द ही वह अपना चेहरा संभालते हुए मुस्कुराने लगा। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं हमेशा से एक छोटा भाई चाहता था क्योंकि मेरे केवल बड़े भाई ही हैं। हो गया। लुसियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह अफसोस की बात थी कि लाल धागा नहीं काटा गया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी मुख्य पात्र था। चूंकि उनके साथ उनका गहरा रिश्ता था, इसलिए लाल धागा काटना भी एक दीर्घकालिक लड़ाई होने की उम्मीद थी। धन्यवाद, हेंट निम। लुसियन ने हेंट को प्रणाम किया और कार्सन को देखा। वह किसी बात पर गंभीरता से सोच रहा था। भाई, चल दर। कार्सन ने अपना सिर हिलाया और पुनः आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि आप हेंट के इतने करीब रहना चाहते थे।
आपका क्या मतलब है? रसेल के शब्दों पर लुसियन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। ल्यूशन, कार्सन ने अपना मुंह खोला। हाँ भाई, हिंट, भले ही वह कभी कभी ऐसी चीजें करता है जिससे उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह इतना बुरा आदमी नहीं है। आपकी नजर लोगों पर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुसियन को समझ नहीं आया कि इस अचानक सुनाई गई कहानी पर क्या कहे। हिंट ने अपने आप से कोई गलती नहीं की। मैं बाद में अपने पिता से बात करूंगा। हाँ, कार्सन ने अपना मुंह बंद रखा। नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लुसियन ने हैरानी भरी नजर से कार्सन का पीछा किया। तारांकन, ग्रेट लाइट मंदिर का सभागार सैकड़ों लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त था। दरवाजे के ऊपर से पहले से ही भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। हाँ, लुसियन ने गहरी सांस ली। जब मैं मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो मैं इसे सहन कर सका, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा जहां ऑडिटोरियम स्थित है, प्रकाश की शक्ति इतनी भारी और मजबूत हो गई कि मैं एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठा। जैसे ही रत्ता हॉल में दाखिल हुई, उसने अपना मुंह बंद रखा। लुसियन, चलो वापस चलते हैं। अगली बार हमें एक और मौका मिलेगा, इसलिए इतना ही काफी है। रसेल ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। लुसियन का अंधकार दोगुनी तेजी से समाप्त हो गया। क्या तुम ठीक हो? कार्सन ने भी अपना मुंह खोला। अंदर और बाहर का प्रकाश अलग था। लुसियन के लिए यह बहुत कठिन होगा। लुसियन ने वहीं पर कई बार सांस ली। भोज से 15 मिनट पहले लुसियन चाहता था कि सुबह के समय जो राचो उसके पास था, वह सभागार के बाहर से आने वाली रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया दे और जल्दी से उसकी सहनशीलता को बढ़ा दे। लुसियन ने आखिरी बार सांस ली और अपना मुंह खोला। ये सहन करने लायक है। रसेल ने अपने हाथों से अपना चेहरा नीचे की ओर किया। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं अपने सामने मौजूद इस महान अवसर को नहीं खो सकता। लुसियन ने ह्यूम की ओर देखा और कार्सन से जल्दी जाने का आग्रह किया। ह्यूम, हाँ, युवा स्वामी, तुम मेरे साथ आ रहे हो। चूंकि यह एक भोज समारोह था, इसलिए बिना उपाधि के कोई भी व्यक्ति सभागार में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि नोवियो ने ह्यूम को अपवाद मानते हुए पहले ही पूर्व पक्ष को सूचित कर दिया था। सत्ता होना अच्छी बात है। लुसियन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि नोवियो प्रभारी व्यक्ति पर बहुत दबाव डालता था। दरवाजे के सामने नौकर की जगह भूरे कपड़े पहने पुजारी खड़े थे। कार्सन ने क्रोनिया के परिवार के साथ हार दिखाया। टैग। दरवाजा खुला और पुजारियों ने चिल्लाकर कहा कि सब लोग सुन लें। लॉर्ड कार्सन क्रोनिया और युवा लॉर्ड लुसियन क्रोनिया और क्रोनिया परिवार का एक शूरवीर प्रवेश कर रहे हैं। पुजारियों ने सभी कुलीन लोगों के नाम नहीं चिल्लाए। ये नारा शक्तिशाली और प्रभावशाली रईसों को दिया जाने वाला एक प्रकार का विशेषाधिकार था। शोरगुल से भरा सभागार शीघ्र ही शांत हो गया। लोग कुछ समय तक कार्सन के साथ रहे और जल्द ही लुसियन की ओर मुड़ गए। वे अभी भी कार्सन का पीछा करने वाले लड़के की पहचान के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन लुसियन, वह लुसियन क्रोनिया, हाँ 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 हाँ। रसेल ने अभिजात वर्ग के लोगों को अपना मुंह बंद करते हुए देखकर उन्मत्तता से मुस्कुराया। उनके खुले मुंह को देखो। लुसियन ने क्रोधित कुलीन व्यक्ति को देखकर धीरे से मुस्कुराया, जैसे उन कुलीन लोगों पर हंसना जो अफवाहों पर विश्वास करते थे और उन्हें। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है।
स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।